जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एड्यूवर्स न्यूज एनालिसिस के अंदर। और आज का लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे अपने प्रियम्बल से। जी हाँ दोस्तों, क्यों करने वाले हैं इसका पता आपको आगे चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल को रीड करेंगे और आप भी मेरे साथ इस प्रियम्बल को आज रीड करेंगे, क्योंकि आज है 26 नवंबर 2020 और 26 नवंबर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डे होता है। तो आपको इसलिए संविधान दिवस होता है, इसलिए आपको ये प्रियम्बल जरूर से जरूर रीड करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice। किस प्रकार की जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity integrity of nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने आप को खुद देते हैं। चलिए एक बार फिर से इस प्रियम्बल को हम हिंदी में रीड करते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आप लोग, आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ आज हमारे इस उद्देशिका को, प्रियम्बल को, भारत के संविधान के पढ़ा होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस आर्टिकल को, आज के इंपॉर्टेंट डिस्कशन को। बहुत प्यारा आर्टिकल्स आज आए हैं, बहुत प्यारी न्यूज़ है, लास्ट तक बने रहना। सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। स्टैटिक के से लिंक करते हुए मैंने यहाँ पे रखा है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखा है। तो जरूर से जरूर आपको अटेम्प्ट भी करना है। प्री के भी क्वेश्चन है, मीन्स के भी क्वेश्चन है और लिंकेज भी आज के आर्टिकल्स के अंदर, एनालिसिस के अंदर बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। Today is 26 November 2022 and we are going to discuss the Hindu newspaper analysis. The first article which we are going to discuss is related to government form panel to look into मनरेगा efficiency. गवर्नमेंट ने एक पैनल तैयार किया है मनरेगा से लेकर, एमजी नरेगा बोले या मनरेगा बोले, है ना, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे एक पैनल तैयार किया है। उस पैनल के तहत क्या होगा? उस पैनल के तहत उसकी मनरेगा की, एमजी नरेगा की एफिशिएंसी को देखा जाएगा, किस तरीके से ये इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो इन केस इन फ्यूचर हमें इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और एमजी नरेगा के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बिफोर दैट मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देना चाहता हूं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें एड्यूवर्स न्यूज एनालिसिस के इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, है ना। ये इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एड्यूवर्स न्यूज एनालिसिस को वेरियस इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह मैं यहाँ पे डिस्कस करता रहता हूँ, शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ से यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, _प्रकाश द्विवेदी _ के नाम से आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू एग्जाम, सब्जेक्ट एंड पर्सनल क्वेरीज, तो आप मुझसे यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। क्लियर। चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज गवर्नमेंट फॉर्म पैनल टू लुक इनटू मनरेगा एफिशिएंसी। तो मनरेगा के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे स्टेट आस्क
सेंटर टू रेन इन रिलायंस ऑन सरचार्ज सेस वाइल रेजिंग रेवेन्यू। हम सरचार्ज क्या होता है, सेस मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कि रेवेन्यू मतलब सरचार्ज क्या होता है, पोल टैक्स क्या होता है, किस तरीके से डिवीजन होता है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के आर्टिकल के अंदर। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि अलाउ करे सेम सेक्स मैरिज, उसके ऊपर लॉ लेके आए। तो सेम सेक्स मैरिज जो हेट्रोसेक्स होमोसेक्सुअल मैरिज होती है उसके ऊपर यहाँ पे बात की गई है। इवन एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप चाहें तो इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आंसर भी दे सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। क्लियर? Which article of the Constitution of India safeguard one's right to marry? Right to marry, शादी करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है? आपके पास ये चॉइसेस हैं, ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 25 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 29। जैसे केबीसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कौन बनेगा करोड़पति, तो अभी हमारा कौन सा काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कौन बनेगा आईएएस ऑफिसर। तो चलिए बताइए, आपके पास आप 4 ऑप्शन हैं, बताइए कौन सा लॉक कर दिया जाए। जी हाँ महानुभाव, आप लोगों ने बहुत ही सरलता के साथ इसका जवाब दिया है। आर्टिकल 21 इज अ करेक्ट आंसर। राइट टू लाइफ, राइट टू मैरी के राइट टू मैरी जो है राइट टू लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। क्लियर? चलिए, ये प्रीवियस ईयर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम सेम सेक्स मैरिज क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टैटिक से भी लिंक कराते हुए बताता चाहूंगा। सबसे पहले हम मनरेगा के बारे में देखेंगे। एमजी नरेगा क्या होता है? एमजी नरेगा की मैं बात करता हूं, मनरेगा की बात करता हूं मैं, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर, सिर्फ भारत की बात नहीं करता हूं मैं बात करता हूं इस पूरे विश्व की। इस पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी स्कीम है ये, जो आपको राइट टू वर्क देती है, एक तरीके का, है ना, जो गारंटी करती है। लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम लॉन्च इन 2005 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसकी मिनिस्ट्री। सेकंड नंबर पे याद रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है जो राइट टू वर्क देती है आपको, वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम। दूसरे नंबर पे क्या याद रखना है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव स्कीम्स का क्या है, गारंटी देना कि 100 डे का एम्प्लॉयमेंट, कितने दिन का, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब एक साल के अंदर अंदर आपको 100 डे तो काम करने को मिलेगा ही मिलेगा। टू एडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड, किसी भी गांव के अंदर, किसी भी रूरल हाउस होल्ड के अंदर जो सबसे मतलब एडल्ट है वहां पे, उसको ये काम दिया जाएगा, ये उसका अधिकार होगा। पब्लिक वर्क रिलेटेड टू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क इसके अंदर आ जाता है, जैसे कि गड्ढा खोदना, जैसे कि रोड बनाना, इस तरीके से वेरियस काम होते हैं ना गांव के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा चलते रहेंगे। तो मनरेगा के तहत जैसे पुल की खुदाई करवाना, जैसे कि नहर की खुदाई करवाना, ये सारी चीजें क्या आ जाती है, मनरेगा के अंदर आ जाती हैं। As of 2022-23, there are 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर अंडर द मनरेगा। तो मनरेगा के अंदर 2022 के आंकड़ों के अनुसार बताया जाता है, डेटा ये बताता है कि 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर इसके अंदर हैं। Legal right to work. Unlike earlier employment guarantee scheme, the act aims to addressing the cause of chronic poverty. ये क्या करता है, ये chronic poverty को भी एड्रेस करने की कोशिश करता है through the right to based framework, है ना। At least 1/3 of the beneficiaries have to be women. अब इसमें से एक पॉइंट निकल के आता है कि 1/3 इसकी जो बेनिफिशियरीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1/3 बेनिफिशियरीज इसकी वुमेन होनी चाहिए, है ना। तो आप देखिए वुमेन एम्पावरमेंट भी यहां से देखने को मिल गया। एक ही स्कीम है, मल्टीपल डायमेंशन है। कभी भी इस स्कीम को एनालिसिस करने के लिए आ जाए तो आप मल्टीपल डायमेंशन में जा सकते हैं। जैसे कि एक पॉवर्टी हमने देख लिया, पॉवर्टी एलिवेशन का काम करता है। सेकंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, उनको वर्क देने की बात करता है। थर्ड नंबर पे क्या करता है, आप देखिए वेजेस मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल लेबर इन द स्टेट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत इसमें वेजेस दिए जाते हैं।
डिमांड ड्राइवन स्कीम है। मतलब ये एक ऐसा होता है ना कि जब काम के लिए आया, जब इस तरीके से काम होगा तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना, ये चीज होता है। लेकिन ये एक ऐसी स्कीम है कि आप जाएंगे तो आपको काम देना ही पड़ेगा। अगर आपको काम नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, रोजगार भत्ता दिया जाएगा वहां पे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एमजी नरेगा डिजाइन इज टू लीगली बैक। यहाँ पे लीगली काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप गए और आपको काम नहीं मिल रहा है, सर आपको काम मिल ही नहीं रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है ना। गारंटीड मिलेगा, 15 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे काम मिलेगा अगर आपने डिमांड की है तो। क्लियर। फेलिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अगर दिया जाएगा, अगर आपको काम नहीं मिल पाया तो अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, है ना। काम ना करने के लिए भी पैसा मिलेगा अगर काम नहीं हुआ तो। क्लियर। डिसेंट्रलाइजिंग प्लानिंग है इसके अंदर। मतलब क्या होता है, देयर इज एन एम्फेसिस ऑन द स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग बाय द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। द एक्ट मैंडेट टू ग्राम सभा, एक्ट जो है मैंडेट करता है ग्राम सभा को टू रिकमेंड द वर्क दैट आर टू बी अंडरटेकन एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय देम। तो ग्राम सभा के द्वारा 50% वर्क इसमें होना चाहिए, ये मैंडेट किया गया है, रिकमेंड किया गया है। ठीक है, इस एक्ट ने मैंडेट किया है। आई होप क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को चीजें। चलिए और थोड़ा सा डायमेंशन को और मूव करते हैं। और ये अगर आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के अंदर कि एमजी नरेगा कंट्रीब्यूटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG जो हमने सेट करके रखे हैं वर्ल्ड के अंदर, वो किस किस SDG को फुलफिलमेंट करते हैं। सबसे पहले नो पॉवर्टी, जैसे कि अभी हमने देखा कि पॉवर्टी कम होगी, है ना, नो पॉवर्टी जीरो हंगर। अगर पॉवर्टी नहीं रहेगी तो लोगों के पास खाना पीना रहेगा, वो खा पी सकेंगे, अच्छे से खाना मिल पाएगा, तो हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना। नो पॉवर्टी जीरो हंगर। गुड हेल्थ रहेगी, अगर हंगर मतलब तरीके से भूखे नहीं रहेंगे, जीरो हंगर रहेगा तो क्या होगा, हेल्थ वगैरह भी अच्छी रहेगी और एजुकेशन भी अच्छी मिलेगी। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, है ना। 5th नंबर पे क्या है, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर को इक्वलिटी मिली जाएगी। जैसे वुमेन को एम्पावरमेंट करने की बात कर रहे हैं ना, तो क्या है, जेंडर इक्वलिटी की ही बात है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी और वर्क की तो बात हम कर ही रहे हैं इसके अंदर। इन इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये अगर आप कुछ इस तरीके से होगा तो इंडस्ट्री का इनोवेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें बनेगी, है ना। क्लियर। इनइक्वलिटीज जो तेजी से बढ़ रही हैं राइट टू वर्क के तहत, इनइक्वलिटीज जो है वो घटेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 गोल्स को ये कवर करता है। तो जब भी आप आंसर लिखें एमजी नरेगा के ऊपर, मनरेगा के ऊपर, तो आपको क्या करना है, इन 8 गोल्स को याद रखना है और इसको पुट करना है। नो पॉवर्टी 1, SDG 1 2 3 4 5 8 9 10, 6 नहीं है 5 8 9 10, 6 7 नहीं है 5 8 9 10। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 10th नंबर इज रिड्यूस इनइक्वलिटीज। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। चलिए, What are the issues associated with the implementation of scheme? कुछ इश्यूज देख लेते हैं कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या इशू निकल के आते हैं। डिले एंड इफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, डिले सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और फंड की इनसफिशिएंसी देखने को मिलती है, इनसफिशिएंट फंड रहता है ना। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब काम तो हो जाता है, फिर उनको जो वेतन मिलता है, ऐसा कह सकते हैं आप, वो उसको मिलने में काफी समय लग जाता है। वर्कर आर नॉट कंपनसेटेड फॉर द डिले इन द पेमेंट ऑफ वेजेस। तो जो कंपनसेशन है वो उनको वेजेस जो है मिलने में जो देरी होती है उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है। तो ये आप पुट कर सकते हैं कि अगर जब भी आप वे फॉरवर्ड में लिखें तो क्या लिखेंगे कि अगर डिले हो रहा तो उनको कंपनसेट करना पड़ेगा, है ना। अगर पेमेंट में डिले हो तो क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये आप लिख सकते हैं। दिस हैज टर्न टू द स्कीम इनटू द सप्लाई बेस्ड प्रोग्राम एंड सब्सिक्वेंटली वर्कर हैड टू बिगिन द लॉस्ट इंटरेस्ट अंडर द वर्किंग इट। तो अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से जो डिमांड बेस्ड जो स्कीम है हमारी, जिसका जो सबसे ज्यादा पहला मोटिव है वो कहाँ हो जाएगा, वो किस में चेंज हो रहा है, एक तरीके से किस में टर्न हो रहा है, सप्लाई बेस्ड स्कीम में। जब हमारे पास पैसा होगा तब हम देंगे, ऐसा हो रहा है ना, सप्लाई बेस्ड हो गया, डिमांड बेस्ड नहीं हो रहा है। ओके,
दिस इज एम्पल एविडेंस बाय नाउ इंक्लूडिंग दैट एडमिशन टू द एडमिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इसको एडमिशन दैट डिलेज द वर्क पेमेंट कंसिक्वेंसी इनसफिशिएंट फंड जो प्रॉब्लम इसको सॉल्व हो पाए। क्लियर, तो मिनिस्ट्री चेंज करने की आवश्यकता भी है। अगर आप देखेंगे कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन देयर विज सिग्निफिकेंट वेरिएशन डिलेस while 46% of the payment of SC worker and 37% of ST worker were completed in the mandate 7-day period. It was dispensed 26% for non SC ST worker। तो कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन की वजह से भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन करने की वजह से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आप देख सकते हैं। एक्यूटली द पुअर स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल ऐसे स्टेट्स के अंदर देखने को मिलता है। इनएफिशिएंट रोल ऑफ PRI जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनका जो रोल है वो घट जाता है। लिटिल ऑटोनॉमी इनको मिलती है, ग्राम पंचायत जो है इसको अच्छे से और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट एफिशिएंट मैनर में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क जो है पड़े रह जाते हैं, बहुत सारे वर्क पड़े रह जाते हैं लेकिन उसमें काम नहीं होता है, कंप्लीट नहीं हो पाते मनरेगा के तहत वर्क, ये आपको याद रखना है। फैब्रिकेशन ऑफ जॉब कार्ड, ठीक है, फेक जॉब कार्ड बहुत तेजी से बन गए हैं, है ना, देखने को मिले हैं, कई जगह पकड़े भी गए हैं। इंक्लूजन ऑफ फिशिशियस नाम, ऐसे नाम जो कि है ही नहीं वैसे नाम को इंक्लूड करके उनके ऊपर से उस नाम पे पैसा निकाला जाता है। मिसिंग एंट्रीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, डिलीज एंट्री देखने को मिलती है इन जॉब कार्ड के अंदर। क्लियर, कुछ वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि देयर इज नीड टू बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को यहाँ पे बेटर कोऑर्डिनेशन करना होगा, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को यहाँ पे बेटर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता बन जाती है। डिस्पेंसरीज इन द पे आउट नीड टू बी एड्रेस, जो पे आउट है उसको एड्रेस करना होगा। वुमेन इन द सेक्टर एवरेज अर्न 22.42% लेस देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो इनइक्वलिटी देखने को मिलती है कि वुमेन जो है यहाँ पे कम अर्न करती है इन कंपैरिजन टू मैन, है ना। डेटा को भी आप आंसर राइटिंग में पुट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर द पब्लिक वर्क गेट्स स्टार्टेड इन एवरी विलेज। तो हमें इसके तहत इंश्योर करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, हर स्टेट गवर्नमेंट को, कि पब्लिक वर्क स्टार्ट हो जाए हर गांव के अंदर, गांव के अंदर, और जो वर्क है वर्क साइट को भी प्रोवाइड किया जाए, उसके ऊपर नजर रखी जाए जो कि डिले ना हो, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्वच्छ भारत अभियान, अब जैसे मनरेगा शुड बी कवर्ड, अभी जो एक तरीके से पुल की खुदाई ये सारी चीजें होती है ना, अब उसके तहत हमने मनरेगा के तहत हमें बहुत सारी स्कीम्स को और जोड़ सकते हैं, जैसे कि ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव को इंक्लूड किया जा सकता है, स्वच्छ भारत अभियान को इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे कि जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वर्क है वो तेजी से बढ़ जाए, है ना, तो ये किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन है, आप लोग इसे अटेंड कीजिए। अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एनजी नरेगा, है ना, ये आपको बताना है मनरेगा के तहत। एडल्ट मेंबर ऑफ ओनली हाउस होल्ड, शेड्यूल का सिर्फ क्या शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, अभी तो हमने देखा कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन हुआ, मतलब सिर्फ शेड्यूल कास्ट तो नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन गलत। एडल्ट मेंबर ऑफ बीपीएल, सिर्फ बीपीएल को है क्या और किसी को नहीं है, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, सिर्फ बीपीएल को तो नहीं हो सकता। एडल्ट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ ऑल बैकवर्ड कमिटी, सिर्फ बैकवर्ड कमिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, जी हाँ, ये हमने देखा, एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, ये आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने आंसर सही तरीके से टिक किया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं, और नेक्स्ट जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू टैक्स। इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेस और सरचार्ज। आज आपको इसके बाद कभी भी सेस और सरचार्ज के ऊपर कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से लास्ट तक देखते हैं तो आप पाएंगे कि इतना क्वालिटी लेक्चर द हिंदू एनालिसिस आपको शायद ही कहीं मिलेगा, जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं, है ना, और लिंकेज में करता रहता हूं, साथ ही साथ हर दिन जो है नोट्स अलग अलग प्रकार की चीजें लेके आता रहता हूं, एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूं, जिससे आपको जो है प्रॉफिट मिले, चीजें अच्छे से मिले। अब आप देख पा रहे होंगे, अब यहां पे देखिए बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया है ना। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। आप जैसे जानते हैं जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी कंपनसेशन सेस की बात यहां पे चल रही है,
सम स्टेट वुड लॉस रेवेन्यू सेस। अब कुछ जो स्टेट है वो जो है एक तरीके से उन्होंने लॉस कर दिया रेवेन्यू, है ना, जीएसटी की आने की वजह से उनका जो रेवेन्यू है वो घट गया। तो स्टेट्स ने क्या बोला, स्टेट्स ने बोला सेंटर से कि आप हमारे लिए कुछ प्रावधान कीजिए। तो वहां पे क्या हुआ, सेस टू बी कंपनसेट स्टेट फॉर द लॉस रेवेन्यू के लॉस के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, है ना, इम्प्लीमेंटेशन हो सके अच्छे से, इसलिए क्या लगाया गया, सेस लगाया गया कि उससे जो पैसा आएगा वो हम स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे। 14% एनुअल ग्रोथ को हमने क्या किया, एजप्शन लिया, एज्यूम किया, और उसके तहत हमने उतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। 5 साल के लिए था, 2017 से 2022 तक के लिए, लेकिन now will extended to repay 1 lakh करोड़ लोन टेकन बाय द सेंटर स्टेट पास टू द स्टेट। अभी क्या हुआ, इस ये जो स्कीम एक तरीके से कह सकते हैं आप 5 साल तक के लिए 2022 तक के लिए थी, अब इसे बढ़ा के और समय के लिए कर दिया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये चीज को बढ़ा दिया गया। क्लियर। अब देखिए सेस, देखिए मोस्टली सिन गुड्स पे लगते हैं जो कि बहुत महंगे गुड्स होते हैं। सेन और सेलेक्टेड गुड्स पे लगते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये जाता है। सेस कहां पे जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI, याद रखना है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहाँ पे। कहा जाता है CFI, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाता है। इसके बाद से वहां से पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। जीएसटी कंपनसेशन सेंस अकाउंट बनाया गया है, इसके तहत इसको रखा जाता है, जो कि नॉन लैप्सेबल है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टेट के अंदर। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। मैं सरचार्ज और सेस की बात करता हूं तो टैक्स, सरचार्ज और सेस ये क्या होते हैं। टैक्स किसी भी पर्पस के लिए लगाए जा सकते हैं, फॉर एनी पर्पस। सरचार्ज भी किसी पर्पस के लिए लगाए जा सकते हैं, बट यहां पे बट आ जाता है, मैंने रेड कर से भी कर दिया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राफ में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेस लगाया जाता है ना। अब देखिए इसके ऊपर ना आर्टिकल भी आया हुआ है, तो वहां से ये समझ लीजिए आर्टिकल भी अपना कवर हो रहा है एडिटोरियल सेक्शन के अंदर। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेस लगाया जाता है। अभी हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब जो टैक्स है वो स्टेट के साथ शेयर होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा फाइनेंस कमीशन बैठता है, फाइनेंस कमीशन जैसे कि 41% जो है टैक्स शेयर होगा, 51% टैक्स शेयर होगा, ये आप लोगों ने सुना होगा, है ना। बट वहां पे सरचार्ज और सेस को शेयर नहीं किया जाता है स्टेट के साथ, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ मैं बात करता हूं गवर्नमेंट ऑफ गोज टू कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ये तीनों कहा जाता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाता है टैक्स, सरचार्ज और सेस। अब ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे आप, यहां पे देखिए ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, टोटल टैक्स का कितना रेवेन्यू हुआ, ये हो गया ये येलो वाला पोर्शन, और ये कितना ब्लू वाला, स्काई ब्लू वाला पोर्शन हो गया। सरचार्ज और सेस ये हो गया, जो कि क्या होता है, ये स्टेट के साथ ये शेयर नहीं होता है। लेकिन एक सेस ऐसा है जो शेयर होता है, वो है जीएसटी कंपनसेशन सेस। सिर्फ और सिर्फ जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है स्टेट के साथ शेयर होता है, बाकी नहीं होता है। तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के अंदर ये जो वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, सरचार्ज और सेस है। बाकी जो पार्ट है वो डिविजिबल पूल है। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये कि ये जो टैक्स होगा, सिर्फ ये टैक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके साथ, शेयर होगा स्टेट के साथ। क्लियर हो गया पॉइंट आपको। चलिए, शेयर ऑफ सेस एंड सरचार्ज इन जीटीआर। अब कितना शेयर होता है सेस और सरचार्ज का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के अंदर, है ना। 10% जो है देखने को मिला था 2010 से 11 के बीच में, 16% देखने को मिला है 2020 से 21 के बीच में। फिगर एक्सक्लूड जीएसटी कंपनसेशन सेस। जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है उसको हमने इस के अंदर इंक्लूड नहीं किया है सरचार्ज और सेस के अंदर, क्योंकि वो डिविजिबल पूल के अंदर आ जाता है, इसलिए हमने उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। सेंटर नीड टू ट्रांसफर 42% ऑफ द डिविजिबल पूल, नॉट 42% ऑफ जीटीआर। तो सेंटर जो है डिविजिबल पूल से इसका 42% जो है शेयर करता है, 41% शेयर करता है अभी, तो है ना 1% और कम हो चुका है, 41% शेयर करता है, ना कि प्रॉपर पूरे टैक्स का। यही चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे इसमें हमेशा गलती करते हैं, है ना। थोड़ा सा टफ होते हैं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, पर मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इजी वे में चीजें समझा सकूं। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, एक पर्सन जिसकी एनुअल इनकम कितनी है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ रुपए उसकी एनुअल इनकम है, 1 करोड़ रुपए 1 साल का वो कमाता है।
अब वो कितना टैक्स देगा, वो देगा 28%। सपोज उन्होंने टैक्स दिया, इनकम टैक्स दिया 28,12,500, इतना उसने टैक्स दिया। क्लियर, इनकम टैक्स दिया उसने। अब उसके जो इनकम टैक्स है उसके ऊपर, इस इनकम टैक्स के ऊपर जो है सरचार्ज लगता है, टैक्स ऑन टैक्स। जो सरचार्ज होता है वो क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, है ना। तो इसके ऊपर कितना लग गया, 10% लग गया। अगर यहां पे 10% लगता तो 10 लाख होता, लेकिन यहां पे 10% नहीं लगा, यहां पे लगा 10%, है ना। इनकम टैक्स के ऊपर 10% लगा तो कितना हो गया, 2,81,000, है ना, 2,81,250। अब 4% जो है हेल्थ और एजुकेशन सेस लगा, वो कितना हो गया, 1,23,750, ये इसके ऊपर लगा। क्लियर। अब हेल्थ और एजुकेशन सेस ले लिया हमने, 10% सरचार्ज ले लिया, तो सरचार्ज और सेस जो है 100% किसके पास जाता है, ये टोटल जो अमाउंट निकलेगा 2,81,250 रुपये। साथ ही साथ 1,30,750 रुपये, दोनों को एडिशन करने के बाद जितना भी पैसा होगा वो सब के सब इसके पास जाएगा, सेंटर के पास जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए, अब जो उसने इनकम टैक्स भरा था 28,12,500 रुपए, 28,12,500, वो डिविजिबल पुल का पार्ट होगा। उसमें से 42%, अब चूंकि कितना हो गया है, 41% हो चुका है, तो 41% कहाँ जाएगा, स्टेट्स के पास जाएगा, और बाकी जो 59% बचा है वो कहाँ जाएगा, सेंटर के पास जाएगा। तो सेंटर के पास दो तरीके से आते हैं, एक डिविजिबल पुल में से 59% सेंटर को मिलता है, और 100% पूरा का पूरा सरचार्ज और सेस जो है डायरेक्ट कहाँ जाता है, सेंटर के पास जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए, यहां पे मैंने क्या कर दिया है, यहां पे सारे नोट्स जो भी मैंने आपको समझाया है पूरा दे दिया है कि सेस क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या हैं सेस के। जैसे सेस पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगता है, जैसे एजुकेशन सेस हो गया, स्वच्छ भारत सेस हो गया, इस तरीके से सेस लगाया जाता है ना। तो आप इसे चाहे तो एक बार रीड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेस, टाइप्स ऑफ सेस है, जैसे क्रूड ऑयल पे एजुकेशन हो गया, स्वच्छ भारत हो गया, सेस ऑन एक्सपोर्ट, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये सारे एग्जांपल्स को आपको याद रखना है, और कुछ डिफरेंस भी है सेस और सरचार्ज में, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ सिमिलरिटीज हैं, आपको जाके रीड करना है। कुछ ज़्यादा खास, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आप खुद से ही इसको रीड कर सकते हैं। मैंने पूरा इंपॉर्टेंट बता दिया है। एक क्वेश्चन मेंस के लिए आपके सामने है, डिस्कस द सिस्टम ऑफ सेस इन इंडिया एंड हाउ फॉर इट इज सर्व एट द इंटेंडेड पर्पस। ये आपको बताना है। क्लियर। चलिए, अब रशिया ऑफर एडवांस फ्यूल ऑप्शन फॉर कुंदनकुलम प्लांट। कुंदनकुलम प्लांट में रशिया ने ऑफर किया है एडवांस फ्यूल ऑप्शन को। एक छोटी सी न्यूज़ थी, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। आप लोगों को होमवर्क है आपका, क्या, कुंदनकुलम प्लांट कहाँ है, ये आपको सर्च करना है और बताना है कि कुंदनकुलम प्लांट कहाँ है और ये किस चीज़ का प्लांट है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको जाना है कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताना है। चलिए, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये सेम सेक्स से रिलेटेड है। जो आप लोगों ने देखा होगा ना, सेम सेक्स मैरिज, है ना, तो ये होमोसेक्सुअल से रिलेटेड है। आप ये अलग अलग पिक्चर्स देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जेंडर ऑन द सेम सेक्स मैरिज, है ना। तो सेम सेक्स मैरिज हो सकता है, कई लोग यहाँ पे इस तरीके से पोस्टर लेके निकलते हैं। ये आप कलर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से डिजाइन होता है कलर, है ना। LGBTQ+ कम्युनिटी का ये जो है सिंबल्स हैं। लव इज अ जेंडरलेस, लव जो है, प्यार जो है वो जेंडरलेस है। अब ये चीज़ बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो कितना प्रोग्रेसिव है, किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं और भी क्या वर्क करने की आवश्यकता है। तो सोसाइटी के अंदर इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज अ कॉलोनियल एरा लॉ विच, जैसे सेक्शन 377 की बात करता हूँ, जो कि क्रिमिनलाइज करता था। अब तो ये डिक्रिमिनलाइज हो चुका है। पहले ये क्रिमिनलाइज करता था होमोसेक्सुअल सेक्स, मतलब कोई दो पर्सन अगर अपनी मर्जी से, अगर दो पर्सन कोई भी अपनी मर्जी से सेक्स कर रहे हैं, अगर वो होमोसेक्सुअल हैं, होमोसेक्सुअल का मतलब है सेम सेक्स के हैं, है ना। लड़की लड़की आपस में सेक्स कर रही है या लड़के लड़की आपस में सेक्स कर रहे हैं, तो उसे होमोसेक्सुअलिटी के अंदर रखा जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, बताइए बताइए बताइए,
वो एक तरीके से सेक्शन 377 के तहत पहले, अभी तो खत्म कर दिया, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, क्रिमिनल एक्ट माना जाता था। सोचिए कितनी बड़ी बात है, इसको क्रिमिनल एक्ट मानते थे, इसको अब खत्म कर दिया गया, कि जो कि बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि ये राइट आर्टिकल नंबर 14 जो गारंटी करता है एवरी पर्सन हैव इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं पीडीएफ में शेयर कर देता हूं, तो वहां से आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से और पढ़ सकते हैं। देखिए COP 27 से रिलेटेड आर्टिकल है, बहुत डिटेल में हम सारी चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी ही इसको कर चुके हैं, तो ऐसा कुछ खास पॉइंट मुझे लगे नहीं इस आर्टिकल के अंदर पढ़ने के बाद, तो कुछ बताया जाए। वही LND की बात की गई है, लॉस एंड डैमेज जो है बोला गया है कि कब से चला आ रहा है, 2015 से मांग चल रही है, अब जाके इसको अप्रूव हुआ, आप देखते हैं इसके अंदर कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, क्या होगा। फिर बता रहे हैं कोविड से मतलब एक तरीके से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इम्पैक्ट बता रहे हैं कि वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट होगा, जैसे कि अफ्रीका में ड्रॉट आना, सूखा पड़ जाना, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से फ्लड आना, बाढ़ का आ जाना, ग्लोबली जो है जो आग का लगना जंगलों में बहुत तेजी से, ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज के पार्ट है, क्लाइमेट चेंज का जो है प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्लियर? चलिए ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजर्व बेटर, ये तो हम डिस्कस कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमें डिजर्व बेटर, मतलब बहुत और भी ज़्यादा बेटर डिजर्व करता है। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जो जो आपको पता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको आज प्रीएम्बल आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आपको याद करना है, कर ही लेना है। अगर जिन लोगों को प्रीएम्बल याद नहीं है उनको जरूर से जरूर याद करना है। आज के दिन क्या होता है कि हर समाज में, भारत के हर समाज में, हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ करवाई जाती है। 26 नवंबर को ऐसा सेंटर ने आदेश दिया था कि आप क्या करवाइए, प्रीएम्बल को रीड करवाइए हर बच्चे से, है ना, वो रीड कर, जैसे प्रेयर वगैरह होती है ना, तो आप लोग पढ़ेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी राइट टू रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को रीड करेंगे, है ना। तो आज अगर आप लोगों ने रीड नहीं किया है तो स्टार्टिंग से देखिए, और आप खुद जाके लक्ष्मीकांत की बुक उठाइए, वहां पे भी दिया होगा, या फिर आपके एनसीईआरटी के अंदर स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में आप देखिए प्रीएम्बल जरूर मेंशन होगा, उसको जाके प्लीज रीड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल, है ना। उसके सारे एस्पेक्ट को जानने की कोशिश कीजिए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिकल 15 क्या है, ठीक है ना। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ये सारी चीजें बताई गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और ये आपको बताना है। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे आपको पता ही होगा कि पॉलिटी से आपको जाके इसको रीड करना है। कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर को हमने अडॉप्ट किया था, कुछ पार्ट्स इसके, है ना, इसीलिए हम इसको आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं। क्लियर हो गया पार्ट? आज के दिन हम क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं। तो ये जो है 26 नवंबर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे के अंदर आता है। चलिए, आसाम बॉर्डर फायरिंग इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन मेघालय। तो आसाम बॉर्डर और मेघालय के अंदर जो है एक तरीके से बहुत तेज़ी से क्या हुए हैं, ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, और फायरिंग वगैरह देखने को मिले। ये प्रॉपर न्यूज़ में डिस्कस कर चुका हूँ कल, है ना। कल मैंने जो है येस्टरडे जो है ये डिस्कस की हुई थी, तो अगर आप चाहें तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ आपकी प्रॉपर डिटेल में मैं मैपिंग की मदद से सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। ये चीज़ें में डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जिसको भी हम प्रॉपर वे में डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड 2 दिन पहले ही मैंने पूरा ड्राफ्ट को अच्छे से डिस्कस किया है। डाटा प्रिंसिपल क्या होता है, डाटा फिड्यूशियरी क्या होता है, आज आपको कमेंट सेक्शन में वो सातों प्रिंसिपल कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ डेटा प्रिंसिपल किसको बोलते हैं और डेटा फिड्यूशियरी किसको बोलते हैं, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए मैं ये क्यों बोलता हूँ बार बार कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। देखिए कमेंट कर देंगे आप लोग तो उससे मुझे कुछ ऐसा खास मिलने वाला है नहीं, है ना, लेकिन उससे फायदा आपका होगा, आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। इफ यू आर कमेंटिंग इस तरीके से, नाइस लेक्चर, वेरी गुड, एक कमेंट करने से अच्छा आप लोग पता क्या करिए, आप लोग जो भी मैं क्वेश्चन देता हूं उससे कमेंट करिए। अगर आप उससे कमेंट करते हैं आंसर को, तो आप लोगों का ही फायदा होगा। आप लोग एक बार जब लिखेंगे ना टाइप करके, तो वो चीजें आपको भूलेंगे नहीं। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर देते हैं, व्हाट्सएप वगैरह के अंदर टाइपिंग करने में लोग टाइप करते रह जाते हैं, तो घंटे घंटे पर बात कर लेते हैं। इससे अच्छा आप कमेंट सेक्शन में आप अच्छे अपने काम की चीज को टाइप कीजिए, जिससे क्या हो, आपकी भी लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग एबिलिटी तेजी से बढ़ेगी। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। सो कल फिर आपसे मिलेंगे, यहीं पे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। जय हिंद।